हम वही सैकड़ों साल पहले का ज्योतिष पढ़ के जब आज मॉडर्न युग के बच्चों को सुनाते हैं तो वो भागते हैं। इसको साइंस के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष को जैसे उन्होंने बोला जीडियोशी जी ने कि इसे मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ना चाहिए, ये मेरे बिल्कुल दिल को छू गया। अब दुनिया में आया इंसान क्या करता है, वो तो सारे ही सुख लेना चाहता है। वो तो मांस भी खाना चाहता है, मदिरा भी पीना चाहता है, विपरीत लिंगी का सुख भी लेना चाहता है। जिस इंसान का शरीर अंदर से पूरा गर्म रहेगा, उसका खून का फ्लो अच्छा होगा, वो ज़्यादा समझदार होगा। वशिष्ठ जी गुरु जी कर रहे हैं कि एक सूत्र, एक फॉर्मूला बना करके नई जनरेशन को देने की कोशिश करें। आई होप दिस विल बी सक्सेसफुल। जय माता की। बहुत अच्छा लग रहा है ये भला साहब का प्रोग्राम अक्षय एक्सीलेंस अवार्ड, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं उस वक्त आया जब अनिल वश जी बोल रहे थे और बैठते ही ऐसे लगा जैसे अमृत पी लिया। हर एक चेहरे से वाकई ने विद्या का नूर टपक रहा है, और ऐसी जगह पर आकर इंसान अपने आप को वैसे ही आनंदित महसूस करता है। और ख़ास तौर पे आज मैं राजकुमार जी से मिला, तब मैं पहचान नहीं पाया, इसलिए उठ के जाना पड़ा उनसे मिलने के लिए। है जी। तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे वश जी, अक्षय जी, राजकुमार जी, भला जी, सेखड़ी साहब हमारे ख़ास तौर पे हमारे बड़ों में आते हैं, तो यहाँ शायद बोलने का और आनंद आएगा। अभी जब मैं आया तो वश जी बोल रहे थे, इन्होंने छठे, 11वें और 30वें घर की खासियतें बताई। बहुत बड़ा सत्य है ये। और जो ख़ास तौर पे इन्होंने बताया कि 12वें घर का मालिक जब छठे में होता है तो क्या खासियतें देता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ आकर सोचने के लिए मजबूर मैं भी हो जाता हूँ। बहुत देर पहले मैंने कहा था कि कोई बहुत ही बड़े वैदिक के विद्वान रहे होंगे जिन्होंने लाल किताब लिखी, और ये बात बिल्कुल सत्य है। सारा कुछ वही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि लाल किताब को सीधे सीधे तौर पे लिखा गया कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन में ना जाना पड़े। लेकिन अगर हम उसकी आसानी की बात करें तो इतनी आसान तो लाल किताब भी नहीं है। वहाँ पर भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी कि एक जन्म कुंडली को देखने के लिए 9 ग्रहों को देखना पड़ता है और 12 घरों को देखना पड़ता है। लाल किताब में सिर्फ चेंज ये है कि एक ही ग्रह 12 घरों में अलग अलग असूल बना करके और अपनी प्रेडिक्शन देता है। वैदिक में आपको 9 ग्रह, 12 घर, नक्षत्र, राशि सब देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लाल किताब उससे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हर एक ग्रह को हर एक भाव में एक अलग असूल से, एक अलग तर्क से तोला जाता है, और उसका किसी भी ग्रह से संबंध अलग अलग हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी बताता हूँ, बुध 9वें घर के अंदर बैठा हो, 9वें घर में 1, 3, 6, 7, 9, 11 में चंद्र, केतु या बृहस्पति ना हो तो ये बुध महा खराब होगा, बहुत ज़्यादा खराब होता है। और वहीं 1, 3, 6, 7, 9, 11 में से किसी में भी चंद्र, बृहस्पति या केतु हो, ये बुध बिजनेस की बुद्धि भी दे देता है, अच्छा चलाता है सब। तो इसी प्रकार से आगे चौथे घर के अंदर अगर एक ही ग्रह बैठा हुआ हो तो वो बहुत शुभ माना जाता है, और 2, 3, 4 हो और चंद्रमा खराब हो, यह बहुत बुरा माना जाता है, ठीक है। चौथा घर खाली हो, चंद्रमा स्वयं कहीं भी बैठ जाए, वो चाहे अपनी दुश्मन राशि का हो, दुश्मनों के साथ बैठा हुआ हो, वो अच्छा फल दे देता है।
इस प्रकार से यही असूल अगर मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मैंने वत्स जी को बताए, वत्स जी अभी खुलासा करके रख देंगे कि आपने जो बोला है हमारे वैदिक में ऐसा ही कहा गया है। ये सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि मैं इनके साथ फ्लाइट में एक दो बार बैठा हूँ तो हमने यही सारे जिक्र किए और यही सब चीज़ों को तोला, तो यहीं से पता चलता है फैमिली तो एक ही है, बस कोई चाचे की है, कोई मामे की है, कोई ताई की है फैमिली सारी एक ही है। तो लेकिन ये जो आज बातें अभी हुई, अभी जो बताया गया सारा कुछ, मैं यहाँ पर बस एक खुलासा छोटे छोटे से करना चाहता हूँ आज। जैसे अभी पिछले दिनों में मैं भाटिया जी के प्रोग्राम में भी बोला, अनीता कालिया के भी बोल के आए हो, आप लोगों ने वो स्पीच भी सुनी होगी। वहाँ मैंने बताया था कि शरीर तो चलो बन जाता है, लेकिन शरीर के बनने से पहले की जो प्रक्रिया होती है, गॉड पार्टिकल जिससे तैयार होना होता है, गॉड पार्टिकल तैयार होता है शुक्र और बुध की चक्की में पिस करके। शुक्र यानी कि हमारे स्पर्म्स, बुध यानी कि औरत का अंडा। ये जब मिलते हैं तो इनको सपोर्ट किसकी मिलती है कि ये एक शरीर बन सके। अब सूर्य तो तब है नहीं, और सूर्य अगर है नहीं तो सपोर्ट कौन दे रहा है? तब उसको सपोर्ट दे रहा है बृहस्पति। इसीलिए लाल किताब के अंदर सूर्य से लाल किताब नहीं शुरू होती, बृहस्पति से शुरू होती है। उसकी इस खासियत को देकर कि किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को जब जीवन मिलता है तो उसके अंदर पहले जो एक श्वास देता है वो होता है बृहस्पति। उसके बिना धरती पे जीवन संभव ही नहीं है, या ब्रह्मांड में संभव नहीं है। तो इसीलिए बृहस्पति को पहला उपस्थान मिला। लेकिन आधार क्या है? आधार है शुक्र और बुध, क्योंकि अंडे के बिना और स्पर्म के बिना एक जीव ही नहीं है, वहां बृहस्पति भी कुछ नहीं कर सकती। तो शुक्र और बुध मिलकर के कितनी बड़ी ताकत बनी, बहुत बड़ी। और अगर शुक्र और बुध के मिलने से ही वो अग्नि प्रज्वलित होती है जो कि इंसान को बड़ा करती है, इंसान को एक स्वरूप प्रदान करती है, उसे एक सूर्य के रूप में लेकर के आती है, तो आप सबको सोचना चाहिए कि शुक्र और बुध जन्म कुंडली के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। ये इतनी बड़ी ताकत है कि पूरे के पूरा जितना हमारे धरती पे जीव जंतु, इवन इंसान, पेड़ पौधे, ये सबको बनाने वाले और चलाने वालों का आधार क्या बना? शुक्र और बुध। अब इसको अगर साबित करें तो कैसे? सबसे पहले कोई भी जीव जंतु हो, उनके संबंध के बिना तो बच्चा ही नहीं हो सकता। यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि अगर बुद्धि ना हो, यानी कि बुध, तो कुंडली देखने की शुरुआत भी किस चीज से करे? एक पागल इंसान के बारे में क्या जाने कि वो बिजनेसमैन कब बनेगा, या वो नेताजी कब बनेगा, या वो कोई और बड़ा काम करने वाला कब बनेगा, क्योंकि वो तो पागल है। इसे बोलते हैं बुध का खराब होना। और शुक्र, जिसके अंदर जोश ही नहीं है, जिसने माहौल के अंदर कमी निकालनी है, जिसके कोई चाव उमंग ही नहीं बचे और वो कुछ करना ही नहीं चाहता, ऐसे इंसान को भी आप जीवन के अंदर क्या बना देंगे? कुछ नहीं बन सकता। हां, ये दोनों खराब हों, शुक्र और बुध, तो पैदा क्या होता है? पैदा होता है मंगल, वो भी बद वाला, वो भी खराब वाला। तो ऐसे में जिस जातक की भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र और बुध दोनों ही खराब अवस्था के अंदर होंगे, उसको पेट, आंखों की समस्या आमतौर पर रहेगी, बच्चा पैदा होने से संबंधित समस्या उसको आमतौर पर रहेगी, सहन शक्ति की कमी होगी और प्लानिंग की बेइंतहा कमी होगी। और ऐसा इंसान, चाहे बाहर के लोग हो चाहे वो घर के लोग हों,
उनके अंदर कमियां निकाल निकाल करके स्वयं को तो दुखी करता ही करता है, और अपने भाई बहन माता पिता जो कि समझदार हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, उनका वो दुख का कारण और बनता है। वो कहते इस खर दिमाग से माथा कौन मारे, इसको तो समझ ही नहीं आता, और वो अपने आप में दुखी होता है कि मेरे को सारे ही दुखी करते हैं। कहने का मतलब सिंपल वे में मैं एक ही चीज समझाना चाह रहा हूं, अभी मैं और आगे बताऊंगा, कि ग्रह का इस तरह से देख लेना कि ये इस घर का मालिक है और इस घर में बैठा है, इस आदमी में ये गुण होंगे और ये कर सकता है। लेकिन हम आम इंसान हैं, हमारे पास हर वक्त कोई नेता अभिनेता या कोई IAS IPS ये लोग नहीं आते, हमारे पास आम लोग ज़्यादा आते हैं। वो भी आते हैं लेकिन ये भी आते हैं। तो अब हमें उनकी कमियों को भी जांचना होता है और उनकी खासियतों को भी जांचना होता है। और मज़े की बात यह है कि जैसे वश जी ने बताया कि तीसरे छठे और 11वें घर का स्वामी ये बहुत नुकसान देते हैं, ये सच बात है। इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। लाल किताब कहती है कि पढ़ने का जो घर है वो जन्म कुंडली का चौथा घर है, और जो लिखने का घर है वो जन्म कुंडली का तीसरा घर है। और तीसरे घर का स्वामी तीसरे ही घर में बैठा हुआ, आपने बहुत सारे राइटर देखे होंगे कि उनकी लिखी हुई फिल्में, उनकी लिखी हुई स्क्रिप्टों से लोग सुपरहिट हो गए, बेचारे खुद तो भूखे ही मरते रहे। ये सत्य बात। और छठे घर के अंदर, छठा घर किसका है? लाल किताब में बुध के अनुसार है, उत्तर दिशा का स्वामी भी है। यहां पर पापी ग्रह अपना कर्तव्य बड़ा गजब का दिखाते हैं, और पापी ग्रहों की जब शुरुआत की श्रृंखला की बात हो तो सबसे पहले नाम आता है शुक्र का। तो मैं आपको बताऊं कि शुक्र छठे में जब होता है तो इसको लाल किताब बोलती है लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। लेकिन इसके पीछे रीजन, इसके पीछे शुक्र यहां पर हो तो इंसान विपरीत लिंगी का चाहवान होता है, जिसकी वजह से वो अपने ख्यालों में ही अपनी इस ताकत को, संभोग की ताकत को खराब करता चला जाता है, और उसके अंदर लड़का पैदा करने की क्षमता कमजोर होती चली जाती है। ये इसके पीछे की साइंस है। और यहीं पर आगे शनि यहां पर हो तो कहते हैं 28 साल की उम्र से पहले अगर ये बच्चा शादी कर लेगा तो इसकी गृहस्थी, इसका कामकाज, इसके रिश्तेदार सब खराब हो जाएंगे। अब छठा घर मैंने जैसे कि कहा बुध का भी है, केतु का भी है। तो यहां पर जब शनि देव आकर के बैठते हैं तो वही शनि और बुध का मेल, इसको हमारे यहां लाल किताब में कहा जाता उड़ता हुआ सांप। उड़ता हुआ सांप यानी कि दिमाग की बहुत ज्यादा तेजी का मालिक। तो लेकिन एक बात आपने और सुनी होगी कि जब भी कभी कोई लड़का बहुत ज़्यादा शरारती होता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होता है, वो आगे लीडर बन के चलता है, नुकसान भी करता है, तो माँ बाप एक बात कहा करते थे कि भाई इसकी शादी करा दो, शादी करा दो, थोड़ी अकल आ जाएगी। और ये सत्य बात है कि जब तक इंसान के अंदर धैर्य नहीं आएगा, उसकी ताकत शरीर से कम नहीं पड़ेगी, तब तक बृहस्पति और बुध अपना ज़्यादा वर्चस्व दिखा ही नहीं सकते। ये दोनों ही ग्रह, ये दोनों ही अकल के मालिक हैं, दोनों ही ज्ञान के मालिक हैं, दोनों ही स्ट्रेटजी मेकिंग के मालिक हैं, तो वो अपना असर नहीं दिखा पाते। और जब शनि और बुध आपस में मिलते हैं, इंसान की सोच बहुत तेज़ी से दौड़ती है, और उस
तेजी से दौड़ती हुई सोच को काबू करने के लिए सबसे पहले मंगल की उम्र यानी कि 28 साल की उम्र, 28 से 33 लाल किताब के अनुसार मंगल की उम्र होती है। 28 साल की उम्र से पहले शुक्र का वो समय होता है। उस वक्त में अगर शादी कर दी जाए तो एकदम से जो उसकी एनर्जी है शनि 6 की जो बुध के साथ मिलकर के बनी है, एकदम वो लूज कर जाता है और उसके बाद वो जिंदगी भर प्लानिंग बनाने के काबिल नहीं रहता। बस एक हिस्से तक उसकी प्लानिंग जाती है और वो तार टूट जाता है। तो यहाँ पर मंगल की मदद के लिए कहा गया है कि जब तक बुध का भी एक तरह का दुश्मन है मंगल और शनि का, इसकी जब मदद आएगी तो तब अगर इनके बीच में ये खड़ा होगा, तब अगर ऐसे इंसान की शादी कर दी जाए, अब ये तार नहीं टूटेगा, धैर्य से चलेगा। ये आपको लाल किताब के वो छुपे हुए मैं रहस्य बता रहा हूं जिनसे कि ज्योतिष को समझने में बड़ी आसानी होती है। फिर यहां पर राहुदेव, राहुदेव का तो कहना ही क्या। छठे घर में राहुदेव को ये कहा जाता है कि सजा देने का भी मालिक होगा, कहने का मतलब हुक्मरान होगा। ऐसे में बुध का मित्र है, तो राहु यहां पर बैठा हो, इंसान देश विदेश तक कहीं तक भी अपने नाम कमा सकता है। बहुत अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि होती है जो आम इंसान के पास नहीं होती। इसीलिए दुनिया के अंदर 80% फेलियर पर्सन है, सिर्फ 20% कामयाब लोग हैं। ये राहु का बहुत बड़ा रोल है। और केतु तो कारक होता है, चाहे पुट्ठा करे चाहे सीधा करे, कामयाब तो हो ही जाता है, ये चीज। और 11वें घर के बारे में अब पहले बड़ी बात प्रचलित होती थी, 11वां घर लाभ का है, लाभ का है, लाभ का है, जब कम ज्योतिषी होते थे, जब कम पढ़े लिखे थे, कि ये लाभ का है। आपको बता दूं कि ये लाभ के साथ साथ बीमारी का भी घर है। और जितने ज्यादा ग्रह 11वें घर के अंदर होंगे, इंसान की बुद्धि उतनी ही खराब होती है। जितने ज्यादा ग्रह लाभ स्थान के अंदर होंगे, इंसान की बुद्धि इतनी ही खराब होती है। एक आध हो तो चल जाता है, 2 तक भी अच्छा योग बना देता है, नहीं तो उसके आगे तो ये आपको ज़्यादातर दुनिया के अंदर नाकामयाब लोग वही मिलेंगे जिनके 11वें घर के अंदर ज़्यादा ग्रह हैं। और ज़्यादातर तकलीफ़ें भोगने वाले लोग वो मिलेंगे जिनके 11वें घर के अंदर ज़्यादा ग्रह हैं। अगर साइडों पे कोई और अच्छा योग ना बना रहे तो। मंगल खराब 11वें स्थान में बैठा दीजिए, आदमी का सारी जिंदगी पेट ही नहीं ठीक होता। बुध खराब 11वें स्थान पे बैठा दीजिए, 34 साल तक अकल ही नहीं आती, कमाई नहीं कर पाता। सगे शुक्र 11वें स्थान पर बैठा दीजिए, बच्चा पैदा करने की ताकत ही खो जाती है, जीवन साथी दूसरी जगह निगाहें दौड़ाता रहता है। सूर्य को 11वें स्थान पर बैठा दीजिए, एक छोटी सी चूक जिसके अंदर कहते 11वें स्थान में झूठ मारे या झूठ। अब दुनिया में आया इंसान क्या करता है, वो तो सारे ही सुख लेना चाहता है, वो तो मांस भी खाना चाहता है, मदरा भी पीना चाहता है, विपरीत लिंगी का सुख भी लेना चाहता है। एक गलती माफ नहीं करता, इंसान की बुद्धि को उज्जड़ बना के रख देता, किसी काबिल नहीं रहता। मेरे हिसाब से 11वें घर से ज़्यादा खतरनाक घर कोई नहीं है। दूसरा घर क्या करेगा, ज़्यादा एक बार मौत दे देगा, ज़्यादा एक बार मौत दे देगा। लेकिन 11वें घर के मारे हुए तिल तिल मरते हैं, रोज मरते हैं, जिंदगी के अंदर सुख नहीं पा पाते। इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि 11वें घर को सबसे अच्छा कहना बंद कर दीजिए। और बहुत सारे क्षेत्रों में हाँ, अगर चुस्ती, चालाकी, तेजी इनमें से किसी चीजों का इस्तेमाल करना हो तो जब ज्योतिष लिखा गया, जब ज्योतिष बनाया गया, उस वक्त में साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, उनकी नजरों में ये चीजें बुरी हुआ करती थी, चुस्ती, चालाकी, तेजी, तो इन्होंने बुरा लिखा। लेकिन अगर आज के युग के अंदर इस खराब भाव की परिभाषा लिखी जाए ना, तो इसको सर्वोपरि भी बोला जाएगा, क्योंकि यहां पर जो ग्रह बैठा हुआ होता है
उससे संबंधित दिमाग की जितनी चालाकियां सारी यहीं से मिलती हैं, सारी यहीं से। जैसे हमारे अक्षय भाई बोलते हैं कि मंगल 11वें में हो तो मामा के लड़के या मामा की लड़की के साथ ही संबंध बन जाता है। भाई ऐसे ही कहते हैं। अब इसमें तो सारे ही ग्रह आते हैं। तो बात बड़ी बड़ी क्या करनी है, हम घरों से ही शुरू करते। तो ये जो चीजें हैं, शायद हम सबको मिलकर के नए सिरे से इन सब चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए। इन चीजों को सोच के अब इस युग में, इस दशक में हमें एक और नए ज्योतिष ग्रंथ का निर्माण करना चाहिए आप सबकी मदद से, जो इन सारी आज की त्रुटियों को भी उजागर करते हुए और आज की खासियतों को उजागर करते हुए ये बने। ये हम सब जोशियों का फर्ज बनता है कि इसकी कोई ना कोई शुरुआत करें, क्योंकि हम वही सैकड़ों साल पहले का ज्योतिष पढ़ के जब आज मॉडर्न युग के बच्चों को सुनाते हैं तो वो भागते हैं, कहते क्या कह रहे हैं आप, हमें हमारी भाषा में जवाब दीजिए। तो इसके लिए मैंने कोशिश तो स्टार्ट कर दी है, बस अभी 200-250 पन्ने ही लिखे हैं, जब देखो परमात्मा पूरे कराएगा। इसको साइंस के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे चंद्र और मंगल, हमारे शरीर के अंदर 70 या 75% पानी है, और मंगल यानी कि उसके अंदर के रेड सेल्स, और रेड सेल्स के बिना व्हाइट सेल्स पैदा हो नहीं सकते। तो ये चंद्र और मंगल दोनों का आपस में मिलने का मतलब है शरीर को गर्म रखना, जो हमारा 37 डिग्री तक रहता है, इसको गर्म रखना है। जब तक ये गर्म रहेगा अंदर की हर चीज, हर प्रक्रिया बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन इसके ऊपर शनि को लाल किताब मानती है पहाड़, और पहाड़ भी खराब शनि यानी कि जिसके ऊपर बर्फ जमी हुई है, ये लाल किताब मानती है उनको। इसीलिए 10वां और 11वां घर शनि को दिया गया है, क्योंकि 11वां घर पहाड़ी क्षेत्र भी होता है। अगर चंद्र और मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई, ऐसा इंसान घर में कलेश, बीमारी, किसी की बात ना समझ पाना, किसी काम के ऊपर ना टिक पाना, किसी अपने की ढंग से इज्जत नहीं कर पाना, ये सारी प्रॉब्लमें उसके यहाँ आती हैं। और ख़ास तौर पे बीमारियाँ उसके घर में, उसके ऑरा मंडल के कारण ही, क्योंकि उसकी जो ऑरा है वो अपनों की ऑरा के साथ टकराकर आपस में मिक्स होती है, जिसकी वजह से बीमारियाँ आने लगती हैं। तो ये ठंडा पहाड़ जब इस खून को ठंडा कर रहा होता है, जनरली शरीर के अंदर खून ठंडा हो जाए तो आदमी मर जाता है, तो वो उसे तिल तिल करके मार रहा होता है ये शनि। ये खून के अंदर की ताकत को निचोड़ डालता है। तो इसीलिए वो इंसान की बुद्धि भी नहीं काम करती। लेकिन इसमें से एक और कंक्लूजन क्या निकला कि जिस इंसान का शरीर अंदर से पूरा गर्म रहेगा, उसका खून का फ्लो अच्छा होगा, वो ज़्यादा समझदार होगा। जिसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल अच्छी अवस्था के अंदर होंगे, वो इंसान बहुत धैर्य से, बहुत समझदारी से काम करेगा। ठीक है। और इसको चेक कैसे कराया जा सकता है? जिस इंसान के शरीर के अंदर जितना हीमोग्लोबिन कम है, उसकी जीवन के अंदर अपनी बल बुद्धि धैर्य से तरक्की करने के चांस उतने ही कम हो गए। अब हमें इस तरह से मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ते हुए कुछ लिखना चाहिए। इसी प्रकार से मंगल और शुक्र कहते जहां शादी हुई वहां से जीवन साथी, रुपया पैसा, कामकाज, इन सब के बहुत ही अच्छे सुख मिलेंगे, या ये कहो कि दोनों चीजें इकट्ठी मिलेंगी और जीवन में तरक्की होगी। इन पर पापी ग्रहों की दृष्टि
यानी केतु की दृष्टि पड़ गई तो जैसे कामकाज के अंदर लड़ाई होगी वैसी जीवन साथी के साथ लड़ाई होगी। राहु की दृष्टि पड़ गई तो जैसे कामकाज का धुआं निकालेगा वैसे जीवन साथी का धुआं निकालेगा। और कहीं शनि की दृष्टि इनके ऊपर पड़ गई तो ये वो योग बन जाता है कि जो मर्द या औरत चरित्र का ही खराब होकर के अपने जीवन काल में सैकड़ों के साथ संबंध बना डालता है, ये वो वाले हालात बना देता है। पर शनि की दृष्टि पड़नी चाहिए मंगल शुक्र पे। और इसमें आप क्या कहोगे? अब इसको मेडिकल फील्ड के साथ जोड़ते हुए आप ये कह सकते हो कि इसकी कुंडली के अंदर वीर्य का निर्माण ज्यादा होने के कारण हर वक्त इसकी विपरीत लिंगी की तरफ अट्रैक्शन बनी रहती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते भी हैं जिसके अंदर मियाँ बीवी आते हैं, या तो मियाँ की शिकायत होती है अपनी बीवी के लिए या बीवी की शिकायत होती है अपने मियाँ के लिए कि हम करें क्या, गृहस्थी तोड़ दें, ये तो बाज ही नहीं आते। इस तरह की चीज़ों को और निकाल करके हमें ये नए ज़माने को देना पड़ेगा, नए ज़माने के बच्चों को देना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर आदमी की काम करने की क्षमता, किस बुद्धि के साथ काम करने की क्षमता, किस हद तक वो सह सकता है, किस हद तक नहीं सहेगा, ये सारी खासियतें इसी में तो डिफाइन हो जाती हैं। तो एक आम आदमी को एक नए विज्ञान की ज़रूरत है जो आप सबका फ़र्ज़ है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को गहराई से देखें। किसी को दिखाने के लिए, अपने आप को संस्कारवार दिखाने के लिए सिर्फ सोफिस्टिकेटेड बातें बोलना मेरा ख्याल अब हमें बंद कर देना चाहिए। हमें डॉक्टरों की भाषा में बात करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो हमारे किसी भी अंग या हमारे गुप्तांग से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं हमें खुल के एक्सप्लेन करते हैं। हमें वो अब डॉक्टरों वाले एटीट्यूड में आकर के उनको आज की भाषा में लोगों को एक्सप्लेन करना अब हमें शुरू करना चाहिए, ताकि हम भी डॉक्टरों की गिनती में पूरी तरह से। तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत भी नासाज है तो ज़्यादा खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो जय माता की, सुख दे दाता, खुश रहे। और एक और खुशखबरी कि भारत देश के बड़े बड़े विद्वान आप सबको 14 नवंबर को मायापुरी में मिलेंगे। मेरे ऑफिस के नीचे ही बैंक्वेट हॉल है, तो आप सब लोग वहाँ पर आमंत्रित हैं और बिल्कुल निःशुल्क है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। और आप सबको उस दिन अपनी अपनी जिज्ञासा शांत करने का पूरा मौका मिलेगा। अवार्ड फंक्शन बिल्कुल नहीं है, ज्ञान फंक्शन है। तो आप अपनी सब लोग, जितनी भी आपकी कोई क्वेरी होगी, आपकी शंकाएं होंगी, आप चाहे मेरे से पूछे, अनिल वस जी से पूछे, लेखराज जी से पूछे, भाभी जी से पूछे और अक्षय भाई और भी बहुत सारे विद्वान, आपको जिससे अच्छा लगे आप वो सारी शंकाएं दूर करें। और आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे अपनी अपनी कुंडली भी वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। उस दिन का प्रोग्राम ये है, ठीक है। जय माता। मेरा नाम है डॉक्टर नैनेश शीशा। जेडी सर ने जब बताया, जो उन्होंने जोड़ा है साइंस के साथ, वो बहुत ही परफेक्ट जोड़ा है। कि आज का युद्ध है, दे डू नॉट बिलीव इन दैट ओल्ड रेमेडीज़। उनको चाहिए न्यू, उनको चाहिए लॉजिकल बात। और आज का जब से ज़्यादा प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो लोग फेस कर रहे हैं, और जेडी सर ने बताया विथ एज ए डॉक्टर आप उनको समझाओगे तो दे विल इजीली अडेप्ट दैट रेमेडीज़ इजीली और करेंगे। इसलिए मैं जेडी सर को बोलता हूँ, आप उनका सुझाव बहुत बढ़िया है। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल वर्मा। जो बातें कही थी एक्चुअल में वो है कि चंद्रमा में पता जल है, मंगल है, हॉट प्लैनेट है, शुक्र के बारे में उन्होंने बोला वीर्य है ना। तो ये जितनी भी बातें वो कर रहे हैं वो बिल्कुल वो ग्रहों का नेचर है और ग्रहों के तत्व है। और साइंस में भी एलिमेंट्स की बात होती है, राइट। वही एलिमेंट्स वशिष्ठ जी ने ग्रहों के साथ जोड़ दिए और उसको लेकर के साइंस के टेक्नोलॉजी को जब मिलाएंगे तो आई थिंक जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है
जो हमेशा टेक्नोलॉजी की बातें करती है, साइंस की बातें करती है, शायद उनको ये जल्दी समझ आएगा। जैसे साइंस है, H2O का मतलब क्या है, वो क्यों बना H2, राइट? तो सेम चीज़ वो वशिष्ठ जी गुरु जी कर रहे हैं कि उनको मिला रहे हैं और एक सूत्र, एक फार्मूला बना करके नई जनरेशन को देने की कोशिश करें। आई होप दिस विल बी सक्सेसफुल। मेरे को जेडी वशिष्ठ जी का जो ये आज कथन है कि आप और ज़्यादा इस पर रिसर्च करो और साथ में वेल कनेक्ट करो लोगों के साथ और मॉडर्न लैंग्वेज के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट करेंगे, आज ही से करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई कल करे सो आज करे सो अब। मेरा नाम अमित शर्मा है, डॉक्टर अमित शर्मा। ज्योतिष को जैसे उन्होंने बोला जीडी वशिष्ठ जी ने कि इसे मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ना चाहिए, ये मेरे बिल्कुल दिल को छू गया। मैं भी यही सोचता था कि ज्योतिष जो कि हमारे वेदों में लिखा है, हमारे ऋषि मुनि दे के गए हैं, कैसे इसको हम अपने मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ें और कैसे इसके लिए हम आगे के लिए अपने जो आगे की पीढ़ी है उनके लिए एक ऐसी चीज़ छोड़ के जाएं कि उसके वो लाभ उठा सकें। गुरुदेव अपने आप में एक बहुत ही महान व्यक्ति है और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। जो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के गुण दिए थे, जो उन्होंने टिप्स दिए थे, बहुत ही अच्छे लगे मुझे सुन के। रियली डिड मेक सेंस एंड द एनर्जी ही कैरीज इज़ रियली रियली गुड। आई रियली लाइक्ड इट। आई विल वेट फॉर द बुक ऑल्सो, जो उन्होंने मेंशन करा कि वो इस चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने 250 पन्ने लिखे हैं, मैंने बहुत ध्यान से सुना था। तो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अब हमारी जनरेशन को भी, बच्चों को भी, जो जेनजी कहते हैं, दे नीड गुड अवेयरेंस एंड सो दैट वो एस्ट्रोलॉजी से अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ और अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकें। सर से बहुत कुछ सीखा है, बहुत सूत्र सीखे हैं सर से। जैसे सर कहते हैं बुध आगे शुक्र पीछे, केतु खराब हो जाता है। बिल्कुल होता है ख़राब। और अगर 9वें और आज भी सर ये बात कर रहे थे 9वें और 11वें में बुध और गुरु आ जाए और 1, 3, 6, 7, 9 में चंद्र केतु ना हो तो इंसान की मृत्यु का साल होता है वो। तो जहाँ पर जीडी वशिष्ठ साहब भी आए हुए हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि अगर लाल किताब के क्षेत्र में किसी ने कमाल या धमाल किया है तो उन्होंने ही किया है, निस्संदेह। और उन्होंने इतनी सुंदर और सटीक तरीके से उसको प्रदर्शित किया है कि हर किसी को समझ में आ सके। आज जो उन्होंने यहाँ पर लेक्चर दिया, वो कहना चाहते हैं कि हम साइंस और लाल किताब को जोड़ें। बेसिकली मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पराशरी विद्या करती हूँ, क्योंकि जो भी ज्योतिष है वो पराशरी के बिना हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साइंस के बिना ज्योतिष भी संभव नहीं। तो सर जो कनेक्ट करना चाहते हैं, ये एक क्रांति लाएगी। अभी एक पॉइंट आज बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि हम साइंटिफिक वे में उसको हीमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग भी बताते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो उसका शौर्य कम रहेगा। तो इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। तो पॉइंट के आधार पर देखा जाए तो अच्छा है। तो जैसे एक सूत्र वो बोलते हैं कई बारी कि अगर आपका शुक्र और बुध एक साथ हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो सैटर्न अच्छा हो जाता है। तो ऐसे पॉइंट बड़े सारे हम उनके नोट करते रहते हैं क्योंकि हर बार कुछ न्यू रहता है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, इंक्लूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद लॉजिक्स, विद प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स and then connect the astrology with artificial intelligence and then get the results, better results and use Vedic sciences only। बहुत अच्छा विचार था ये, मैं उनके इस विचार से सहमत हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।